ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और विचित्र रचनाओं में से एक, जिसका रियलिटी में अभी कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असल में हमारे लिए अभी भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन हम ये काफी हद तक जानते हैं और समझते भी हैं कि एक ब्लैक होल के बाहर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण हम ये नहीं जान सके हैं कि असल में इसके अंदर क्या हो रहा है। मान लीजिए अगर हम इस ब्लैक होल के अंदर एक रोबोट भेज दें तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस जर्नी में वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। और चलिए एक पल के लिए मान लीजिए कि ये सक्सेसफुल हो भी जाता है, तो ये ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद लिए गए डाटा को हमसे ट्रांसमिट कैसे कर पाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल्स जो होते हैं वो किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के मास को एक साथ स्क्वीज कर देते हैं, जो उसे इतना डेंस और टाइट बना देता है जिससे एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल पोल बन जाता है, जो इतना मजबूत होता है जिसकी पकड़ से लाइट भी नहीं बच सकती। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके अंदर गई लाइट भी इससे बच नहीं सकती, तो ये लिए गए डाटा को हमसे ट्रांसमिट कैसे कर सकता है। और इसी तरह ब्रह्मांड की लगभग सभी आकाश गंगाओं के बीच में सूर्य से लाखों और अरबों गुना द्रव्यमान वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मौजूद हैं। आप ये नोटिस कर सकते हैं जब हम एक स्पाइरल गैलेक्सी को देखते हैं, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को, तो आप पाएंगे कि इसके ठीक सेंटर में एक चमकदार रोशनी साफ देखने को मिलती है, जिसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये एक विशाल सूर्य की तरह दिखाई देता है। लेकिन असल में ये हमारी गैलेक्सी में मौजूद एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। लेकिन इससे जो प्रकाश निकलता है वो स्वयं ब्लैक होल से आने वाली लाइट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ब्लैक होल कभी भी लाइट से चमक नहीं सकता। रिमेम्बर इट कि लाइट कभी हैवी ग्रेविटेशनल पोल से नहीं बच सकती। इंस्टेड हम जो एक स्पिनिंग ब्लैक होल के पास लाइट देखते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड से आती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ एक जेट में फेंकती है, जो कि रोटेशनल एक्सिस के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ब्राइट रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वाज़ार्स जहां पर लोकेटेड होते हैं वो आकाश गंगाओं के बीच में लार्ज अमाउंट पर ब्लैक होल से अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं। और क्वाज़ार्स इतने ब्राइट होते हैं कि इसके आगे बाकी सभी स्टार्स की रोशनी फीकी हो जाती है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्वाज़ार्स क्या है। तो हम आपको बता दें कि क्वाज़ार्स ब्रह्मांड में मौजूद एक डेंस ऑब्जेक्ट है, जो एक्सट्रीमली जायंट गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल में देखने को मिलता है। और इन सुपरमैसिव ब्लैक होल का मास बिलियंस ऑफ सोलर मासेस से भी ज्यादा होता है। इट मींस एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का मास 1 बिलियन सन के बराबर होता है। किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में हमें बहुत सी गैसेस और मैटर देखने को मिलता है, जो कि एक डिस्क के फॉर्म में ब्लैक होल के चारों तरफ रोटेट करते हुए नजर आता है। बट एक्चुअली में ये गैसेस और मैटर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के द्वारा फीड किया जा रहा होता है। और इस प्रोसेस के टाइम इसमें इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इतनी हीट और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वहां का टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में चला जाता है। और यही कारण है कि गैलेक्सी के आसपास हमें इतनी चमकदार रोशनी नजर आती है। क्वाज़ार्स विजिबल यूनिवर्स में देखा हुआ अब तक का सबसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये अकेला इतना चमकीला ऑब्जेक्ट है कि हमारी गैलेक्सीज जैसी 100 गैलेक्सीज को अगर हम मिला दें तो तब भी ये गैलेक्सीज इतनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती जितना एक अकेला क्वाज़ार करता है। लेकिन ये इतनी एनर्जी उसी ब्लैक होल से जनरेट करते हैं जिनके ये चक्कर लगा रहे होते हैं। आइए इसे थोड़ा और डीप से समझते हैं। कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बहुत ही बड़े अमाउंट पे लाइट रिलीज करते हैं जब वो किसी स्टार को फीड कर रहे होते हैं। और इन क्वाज़ार्स का इतना ब्राइट होने का कारण भी यही है कि जब कोई मटेरियल इन ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाता है तो वो इस ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकीली और गर्म एक्रेशन डिस्क में बदल जाता है। और इस एक्रेशन डिस्क का टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज का हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशंस निकलती हैं। ब्लैक होल के चारों ओर मैग्नेटिक एनवायरनमेंट बन जाता है। ब्लैक होल के द्वारा फीड किए गए मटेरियल ट्विन जेट्स बनाते हैं, और ये ट्विन जेट्स स्पेस में अरबों लाइट ईयर्स की दूरी तक फैले हुए होते हैं, और इसे ही एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहते हैं। अभी तक हम जितने भी ब्लैक होल्स को जानते हैं
उनकी डाइट मोस्टली डस्ट और गैसेस होती हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में एम्प्टी स्पेस को भरते हैं। ब्लैक होल्स भी पास में टूटे हुए स्टार्स के मटेरियल को फीड कर सकते हैं। इनफैक्ट एक मैसिव ब्लैक होल पूरे के पूरे स्टार को निगल सकता है। ये ब्लैक होल्स दूसरे ब्लैक होल से कोलैज या मर्ज होकर भी बड़े हो सकते हैं और यही वो प्रोसेस है जो ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को रिवील करता है। बट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमेशा फीड नहीं करते हैं। अगर एक ब्लैक होल में फूड खत्म हो जाता है तो उसके जेट्स भी पावर न होने की वजह से शट डाउन हो जाते हैं और इसकी पावर सिर्फ तब तक शट डाउन रहती है जब तक कोई फिर सेलेस्टियल बॉडी इसके करीब न आ जाए। एक बार सेलेस्टियल बॉडी के पास आने के बाद ये सिस्टम फिर से वैसे ही शुरू हो जाता है। आपको ये बात जानकर शायद खुशी होगी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो मैसिव ब्लैक होल है वो फूड या स्पेस मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए अभी इनएक्टिव है और इसलिए इसमें कोई एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस भी नहीं है। इसलिए इसमें ब्राइट लाइट को एमिट करने वाला कोई क्वाज़ार भी नहीं है। हालांकि हम एक गैलेक्सी के टकराव के रास्ते पर हैं। 10 बिलियन ईयर्स या उससे भी ज्यादा समय में जब मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी से टकराएगी तब हमारा मैसिव ब्लैक होल एक क्वाज़ार के फॉर्म में कम बैक करेगा क्योंकि ये इस नई गैलेक्सी का पार्ट यूज करना शुरू कर देगा। अब इस बात से तो ऐसा लगता है कि ब्लैक होल्स वाकई में डेंजरस होते हैं क्योंकि जो कुछ भी दूर से इस ब्लैक होल के करीब आता है उसे ये निगल जाता है। ये बात सच है कि कोई भी चीज जब इस ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वो वापस कभी भी उस फॉर्म में नहीं आती है। लेकिन असल में ब्लैक होल्स के पास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें ब्लैक होल्स अपनी तरफ पुल करने में सक्षम नहीं होते हैं और इस चीज के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे पहला कारण ये है कि ब्लैक होल्स ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल नहीं करते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करते हैं जिसमें ग्रेविटी प्रेजेंट होती है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम सन के अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में है, ऐसी ही ज्यादातर गैलेक्सी ब्लैक होल के अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट में है और ऐसा कोई सटीक रीजन नहीं है जिससे ये गैलेक्सी ब्लैक होल में अचानक से कोलैज कर जाए। और दूसरा है कि ब्लैक होल्स खराब एस्ट्रोनॉमिकल वैक्यूम क्लीनर की तरह भी होते हैं क्योंकि ब्लैक होल्स बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने में असमर्थ होते हैं जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट इसके इवेंट होराइजन जोन में एंटर नहीं कर जाता तब तक ये उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। इवन एक गैलेक्सी में जो बहुत ज्यादा नंबर में छोटे छोटे ब्लैक होल्स होते हैं वो भी एक स्टार को तोड़ तोड़ कर कंज्यूम करते हैं, ना कि एक पूरे स्टार को एक बार में कंज्यूम करके अपना साइज ग्रो करते हैं। ब्लैक होल्स चाहे जितना छोटा और चाहे जितना बड़ा ही क्यों ना हो पर वो कभी भी बहुत दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल नहीं कर सकते। ये ब्लैक होल्स काफी हद तक वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह होते हैं, ना कि एक एस्ट्रोनॉमिकल वैक्यूम क्लीनर की तरह। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन अगर हमारे सन को एक ब्लैक होल से रिप्लेस कर दिया जाए जिसका मास सन के जितना बराबर हो, तब अर्थ पर पूरी तरह से परमानेंटली अंधेरा छा जाएगा। लेकिन सभी प्लैनेट्स ब्लैक होल से सेम डिस्टेंस एंड स्पीड पर रिवॉल्व करते रहेंगे जैसा कि वो अभी करते हैं। तब ये ब्लैक होल किसी भी प्लैनेट को कंज्यूम नहीं कर पाएगा और अपनी अर्थ तब तक सेफ रहेगी जब तक वो ब्लैक होल के 15 किलोमीटर की रेंज में नहीं आएगी, जो कि अभी की डिस्टेंस के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। अगर हम आज की बात करें तो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर की है। सो इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या हमें पता चला इस ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद है? अभी की थ्योरीज ये प्रिडिक्ट करती हैं कि जितना भी मैटर ब्लैक होल में है वो ब्लैक होल के सेंटर में एक सिंगल पॉइंट में इकट्ठा हो रहा है और एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक इस ब्लैक होल में एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा हो रहे मैटर्स को, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, उसे वो प्रॉपरली समझ नहीं पाए हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें दो थ्योरीज का फ्यूजन करना होगा, जिसमें पहली थ्योरी है द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और दूसरी है जिसमें सबसे छोटे लेवल पर मैटर का बिहेवियर डिस्क्राइब किया जाता है और जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और इस यूनिफाइंग थ्योरी को हम क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। बट ये चीज कैसे काम करती है, ये चीज अभी भी अननोन है और ये फिजिक्स के सबसे अनसॉल्व प्रॉब्लम में से एक है। ब्लैक होल्स पर हो रही स्टडीज से हमें एक न एक दिन इस मिस्ट्री की जरूर मिल जाएगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी
हमें ब्लैक होल्स के अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल सिंगुलैरिटी शायद एक ब्रिज हो सकता है एक यूनिवर्स में जाने के लिए, और ये कॉन्सेप्ट एक वर्महोल के जैसा है जो कि एक मिस्टीरियस सॉल्यूशन है आइंस्टाइन की इक्वेशंस का, जिसका कोई इवेंट होराइजन नहीं है। इन ब्रिजेस और वर्महोल से हम शायद दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ तक टाइम ट्रैवल भी करना पॉसिबल हो सकता है, बट बिना ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल डाटा के ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है। हम ये जानते हैं कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, इवन हमें ये तक पता है कि वो कैसे बनते हैं, पर उस ब्लैक होल के अंदर एक्चुअल में क्या मौजूद है ये अभी भी एक मिस्ट्री है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ब्लैक होल के पास कंज्यूम करने के लिए कुछ ना हो तो क्या वो तब भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब इस ब्लैक होल के पास कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं होता तब इसमें बहुत सरप्राइजिंग चीज होती है। एक बार स्टीफन हॉकिंग ने इन ब्लैक होल्स पर एक थियोरेटिकल प्रेडिक्शन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये अपनी रेडिएशन को एमिट करता है। इसे अब हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। हॉकिंग्स रेडिएशन ब्लैक होल के मास और एनर्जी को रिड्यूस करता है और इसे ब्लैक होल इवेपोरेशन कहते हैं। जब ब्लैक होल के पास और सेलेस्टियल बॉडी कंज्यूम करने के लिए नहीं होती तब वो खुद श्रिंक होकर वेपोराइज हो जाता है, और इस ब्लैक होल ने अपनी लाइफ में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी को कंज्यूम करा है उन सभी की एनर्जी और मास रेडिएशन के फॉर्म में वापस यूनिवर्स में फैल जाती है। ये किसी यूनिवर्स रिसाइकलिंग मशीन की तरह है, जिसे 1974 में लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से स्टीफन हॉकिंग ने प्रूव किया था। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि क्वांटम थ्योरी ये बताती है कि सबसे छोटे लेवल पर मैटर का क्या बिहेवियर होता है, जिससे हम ये समझते हैं कि टाइनी पार्टिकल्स और लाइट लगातार सब एटॉमिक लेवल पर क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। कुछ लाइट ऐसी भी क्रिएट होती हैं जिनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डिस्ट्रॉय होने से पहले बचकर एस्केप कर जाएं, और ये बाहर से देखने पर ऐसा लगता है मानो जैसे इवेंट होराइजन के बाहर निकलने वाली एनर्जी ग्लो कर रही हो, और ऐसा तब तक होता है जब तक ब्लैक होल का मास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, और इसी चीज की वजह से इसकी चमक धीरे धीरे कम भी होने लगती है। इन सभी न्यू स्टडीज से ये पता चलता है कि ब्लैक होल्स के बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हालांकि हम यूनिवर्स में अभी तक जितने भी ब्लैक होल्स को जानते हैं वो हॉकिंग ग्लो से कम्प्लीटली इररेलेवेंट हैं, और उनके लिए ग्लो का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 होता है और एनर्जी भी बिल्कुल ना के समान होती है। एक ब्लैक होल को अपना मास लूज करने में इतना टाइम लगता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। अगर एक ब्लैक होल क्रूज शिप जितना बड़ा होता तो वो एक ब्राइट फ्लैश के साथ 1 सेकंड में डिसअपियर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक होल बहुत ही इनक्रेडिबल और मिस्टीरियस चीज है, जिसके बारे में हम एक न एक दिन जरूर पता लगा लेंगे कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद है। और अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। सो मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।